हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि सर प्लीज़ थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस के रिगार्डिंग में भी आप वीडियो बना दीजिए। तो प्लीज़ आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया है। और अब जो आज हम लेकर चल रहे हैं क्लास ट्वेल्थ के रिगार्डिंग, क्योंकि नाइन्थ टेंथ और इलेवेंथ के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। सो अब आज ट्वेल्थ क्लास के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये मैं आपको पहले ही बता दूं, तो ये सिर्फ इंडिकेटिव है, ना कि इसी में से ये सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। और मैं उन सभी स्टूडेंट्स को कंग्रेचुलेशंस करता हूं जिन्होंने लेवल 1 को क्वालिफाई कर लिया है। अब आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ एनालाइज कर सकते हैं क्वेश्चंस को। किसी में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आपको इसमें हेल्प मिल सकती है। ठीक है। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एज यूजुअल आपको इसको लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, सो दैट मुझे और एक मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं और जो एडिशनल क्वेश्चन है अगर कुछ, तो वो आपके लिए ला सकूँ। ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, क्या द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ। जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है आपका, वो किसकी समरी होता है? इट इज अ समरी ऑफ द कैश रिसीट्स एंड पेमेंट। ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, जो बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन होंगे उसमें हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। जिसमें कुछ कैलकुलेशन भी होगी तो हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, कोई ऐसा सच इशू नहीं है। ठीक है। आपको पर पता होना चाहिए कि जो हमारे पास टाइम है वो बहुत कम होगा, तो हमारे को उसी स्पीड के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व है। एवरेज प्रॉफिट हमारे 5 साल के दे रखे हैं 60,000 रुपए का। ठीक है। नॉर्मल जो कैपिटल इन्वेस्ट करी हुई है वो कितना, उस पर रिटर्न मिलता है 10% पर एनम का। और कैपिटल पे कितनी इन्वेस्ट कर रखी है? 5 लाख रुपए। अब सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ हमने 5 लाख रुपए बिजनेस में लगा रखे हैं, तो उसके हिसाब से हमारे को कितना, 50,000 एक तरीके से कमाना। नॉर्मल हम कमा लेते हैं 10%, बट हमने कमाया कितना? 60,000। तो कितना एडिशनल कमा लिया हमने? 10,000 रुपए एडिशनल कमा लिया। अब वो कहता है कि अमाउंट गुडविल आप निकालो बेस्ड ऑन 3 ईयर्स परचेज ऑफ 5 ईयर्स सुपर प्रॉफिट। तो अगर ये 10,000 रुपए हर एक साल का है तो 5 साल का कितना, और 3 साल का मतलब तीन तीन ईयर के परचेज पर निकालना है। तो 10 × 5 50,000, 50,000 इंटू 3 1,50,000। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? ऑप्शन डी। ठीक है। कोई इसमें दिक्कत आए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स पर मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप कॉपी पेन लेकर बैठिए। थोड़ा सा अगर आपको नोटिंग करनी है आप नोटिंग कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में भी यूजफुल रहने वाला है। At what rate of interest payable on the amount remaining unpaid to the executor of deceased partner in absence of any agreement? अच्छा, ये कहना चाह रहा है कि जब पार्टनरशिप के केस में एग्रीमेंट नहीं बनाते तो एक जो डिकीस्ट पार्टनर होता है उसको इंटरेस्ट किस रेट पर दिया जाता है? इंटरेस्ट दिया जाता है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। How much amount will be paid to creditor for rupees 25,000 if 5,000 of the credit are not to be paid and the remaining creditor agree to accept 5% less amount? क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई एक क्रेडिटर को हमारे को 25,000 रुपए देने थे और उसने 5,000 रुपए तो देने से ही मना कर दिया कि 5,000 रुपए आप मत दो। चलिए, तो 25,000 में से 5,000 हमने माइनस कर दिए, बचा कितना? 20,000। अब वो कह रहा है इस 20,000 में से भी हमारे को 5% नहीं देना। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? मान लीजिए 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000। तो पर ये कह रहा है 5%, तो इसको आधा कर दो, 1,000। इसमें से माइनस कर लेते हैं, तो 20,000 में से 1,000 कट गया, कितना बचा हमारा? 19,000। ठीक है। कुछ भी अगर आप अलग तरीके से कैलकुलेशन करेंगे आपकी फिगर बदल जाएगी, तो हमारे को इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। ए लिमिटेड परचेज द असेट्स फ्रॉम बी लिमिटेड। ठीक है। ए लिमिटेड ने कुछ असेट्स परचेज करे, तो मतलब ए लिमिटेड पैसा देगी। 5,40,000 रुपए के असेट थे। अब ए लिमिटेड क्या कह रही है कि भाई मैं कैश नहीं दे रही, ए लिमिटेड कह रही है मैं डिबेंचर्स इशू कर रही हूं। ठीक है। जो कि 10% डिस्काउंट पर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 100 रुपीज का डिबेंचर है तो हम इशू कर रहे हैं एट द रेट 90। 100 माइनस 10% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट कितना हो गया? 10 रुपए। 5,40,000 रुपए की पेमेंट है, तो 5,40,000 रुपए की पेमेंट है, तो कितना हमारा डिबेंचर्स हो गए? 6,000 डिबेंचर्स हो गए जो कि हम इशू करेंगे। ठीक है ना। तो आई थिंक इसमें कोई 6,000 डिबेंचर्स नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। ठीक है। चलिए, मतलब अब अगर आप कैलकुलेशन भी करना चाहते हैं तो कर लीजिए। 6,000 डिबेंचर इशू होंगे 90 रुपए के, तो अब आपकी जो अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी 5,40,000। ये आपका क्रॉस चेक आप कर सकते हैं। ठीक है। चलिए,
अ कंपनी इशू डिबेंचर्स विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ नॉट मोर देन, आई थिंक हाँ ये वाला क्वेश्चन अभी आप रिव्यू, ओ सॉरी एक सेकेंड, आप अभी इस क्वेश्चन को रिव्यू में रख दीजिएगा, ठीक है। ये मैं आपको लेटर ऑन इसका आंसर प्रोवाइड करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे को दे रखा है 8 लाख रुपीस का, ठीक है, और उसमें से बोलता है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है हमारा 32% है, 32% हम इसमें से कमाते हैं। तो मतलब अगर हम 8 लाख का 32% करते हैं तो कितना आ जाता है, एक बार आप कैलकुलेट कर लीजिए। मैं कर लेता हूं आपके लिए 2,56,000, ठीक है। चलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस कह रहा है 10% है ग्रॉस प्रॉफिट का, तो अगर हमारा ये ग्रॉस प्रॉफिट है तो इसमें से 10% निकाल लीजिए, कितना आ जाता है 25,600, वो इसमें से आप माइनस कर लीजिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। अब जो आ गया ये आपका क्या आ गया, पीबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। तो इतना इसको आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2,30,400, ठीक है। चलिए लिख लीजिए 2,30,400। अब इसमें से हमारे को क्या करना है, माइनस करना है टैक्स, ठीक है ना, क्योंकि वो पूछ रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा, तो टैक्स कितना है आपका 40%, 2,30,400 का 40% कितना हो गया 90, मैं इधर लिख देता हूं 92,160। अब जब 2,30,000 में से आप 92,160 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 138,240। क्या हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, यस ये हमारे ये ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। प्लीज आप आराम से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नहीं तो एक बार थोड़ा सा पॉज कर लीजिए या वीडियो को एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, आपको सारी चीजें क्लैरिटी के साथ पता चल जाएगी, ठीक है। आपको कुछ भी चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम इज प्रोवाइडेड, कहता है अगर कोई ठीक है तो वो कौन सी कैपिटल पर, इन्वेस्टेड कैपिटल पर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। आप इसके साथ बी के साथ भी जा सकते हैं। इफ द न्यू पार्टनर ब्रिंग द शेयर ऑफ गुडविल इन कैश इट विल बी शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। टेंथ बोलता है कि आपको क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो। अब आपको गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये आपका फॉर्मूला पता होगा। अब न्यू रेशियो आपको पता है, ओल्ड रेशियो आपको पता है, तो क्या गेनिंग रेशियो निकल सकता है, बिल्कुल गेनिंग रेशियो निकल सकता है। और अगर आप निकालना चाहे तो निकाल लीजिएगा। थोड़ा सा एक मतलब मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए न्यू रेशियो कितना है आपका, मान लीजिए सी, एक सेकेंड, कौन रिटायर हो रहा है, आफ्टर एज रिटायरमेंट बी एंड सी एग्री, तो बी और सी ये बचेंगे। न्यू रेशियो कितना है 3/7 माइनस बी का कितना है 3/9, ठीक है। ये हो गया आपका बी का, और इसी तरीके से आप सी का निकाल लेंगे तो जो आपका रेशियो आएगा वो रेशियो आएगा आपका 3:4, ठीक है। चलिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, उसी तरीके से आप उसको करके सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चल सकते हैं। अब हमारा जो सेगमेंट है वो है बिजनेस स्टडीज का, ठीक है। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकली होता है, इसमें ऐसा कोई सच इशू नहीं है कि आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो जो कैलकुलेशन वाला पार्ट था वो हमारा अकाउंटेंसी में क्लियर हो गया। बिजनेस स्टडीज में क्या है, विच टेस्ट इज हेल्पफुल इन असेसिंग द इंडिविजुअल कैपेसिटी टू लर्न न्यू स्किल्स, तो वो कौन सा टेस्ट है आपका, एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। हु कैन फाइल अ कंप्लेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो कौन कौन फाइल कर सकता है, कंज्यूमर फाइल कर सकता है, रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन फाइल कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कोई भी फाइल कर सकता है। इट्स एन ऑल ऑफ द अबव। लिबरलाइजेशन का क्या मतलब हुआ, जो 1991 में गवर्नमेंट लाई थी, उसका मतलब होता है इंटीग्रेशन अमंग द इकोनॉमीज, कि भाई ग्लोबल ट्रेड हो सके, एक कंट्री दूसरी कंट्री से सामान खरीद सके और उसको बेच सके, इसका मतलब होता है लिबरलाइजेशन, ठीक है। अब नाउ हम बात कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। ये एक केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि पता नहीं क्या पूछ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा होगा कि भाई बहुत तरीके के फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइज, स्टाफ, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो उसमें इस एक केस स्टडी दे दी, तो उन्होंने पूछा है आपसे कि भाई हेड मास्टर ने इसमें कौन सी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट लगाया है, ठीक है। चलिए एक बार हम पढ़ लेते हैं कि भाई स्पोर्ट्स डे होने वाला है, तो ठीक है। अब हेड मास्टर ने क्या किया कि भाई हमारा इवेंट होना चाहिए, रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट के लिए उसने क्या क्या किया, हर एक टीचर को रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दी, ठीक है ना, कि भाई आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लिया और हर एक को स्पेसिफाइड टेक्स्ट के साथ
स्पेसिफाइड टास्क दे दिया कि भाई आप इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, चलिए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन, मतलब आप एक मैसेज को समझ पाए, उसको क्या मतलब, आपने मैसेज को डिकोड कर लिया। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इसमें आई थिंक 10 क्वेश्चन है हमारे पास भी, और मोरलेस हमने 5 क्वेश्चंस इसके भी डिस्कस कर लिए हैं, तो हमारी स्पीड आई थिंक मोरलेस ठीक है। अगर आपको लगता है तो आप थोड़ा सा धीरे कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे को थोड़ा सा इसी स्पीड के साथ कैरी आउट भी करना है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा उसी चीज़ की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। दलजीत लिमिटेड हैज़ डिसाइडेड टू बिकम द मार्केट लीडर इन द सेलिंग वाटर बॉटल्स। ठीक है ना, उनको वाटर बॉटल में लीडर बनना है। ठीक है, द कंपनी डिसाइड्स टू टेक केयर ऑल द डिपार्टमेंट्स, टॉप मैनेजमेंट डिसाइड्स टू सेट क्राइटेरिया ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज राइट फ्रॉम द परचेज। उनको रॉ मटेरियल भी परचेज करने हैं, मैन्युफैक्चर भी करना है, पैकेज भी करना है, तो उनको विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज बाय द कंपनी। ठीक है, तो बेसिकली एक होता है, आपने पढ़ा होगा शायद, मेथड स्टडी। ठीक है ना, कि भाई कौन कौन सी जॉब हमारे को परफॉर्म करनी है, तो वो परचेज भी करना है रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चर भी करना है, पैकिंग भी करनी है, तो मेथड स्टडी हमारे को करनी पड़ेगी। व्हाट इज मीन बाय द डीमैट अकाउंट? डीमैट अकाउंट सिंपली मीन्स द डिमैटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चेंजेस, हाँ ओके, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एपेक्स बैंक कैश रिजर्व रेशियो, इसको बोलते हैं CRR। ठीक है ना, टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है। तो ये विच मार्केट एंड कंसर्न सिक्योरिटीज रेफर टू द अबव स्टेटमेंट। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो CRR को घटाता रहता है और बढ़ाता रहता है। अमाउंट ऑफ फंड्स क्या रहेंगे उसमें, कि उससे क्या होता है कि जो बैंक का लोन रेशियो है या वो सारी चीजें वो सारी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो वो कौन सी मार्केट में होता है? आपका मनी मार्केट, कॉल मनी। ठीक है, चलिए। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आर द रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप दैट बाइंड्स इंडिविजुअल एज सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन गिव राइज टू व्हाट? मतलब जब एक सबॉर्डिनेट और सुपीरियर की जो रिलेशनशिप होती है अगर वो आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इट्स अ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, क्योंकि एक सुपीरियर हो गया, एक सबॉर्डिनेट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? एक हायरार्की अवेलेबल हो गई। जैसे आप पिरामिड्स वगैरह में पढ़ते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इस तरीके से, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, सो विद दिस हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। सो फिर भी अगर आपका कोई डाउट है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पर मेंशन करिएगा, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, सो दैट कि कोई भी अगर किसी तरीके का डाउट है या कंसेप्चुअल क्लैरिटी में अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई आपका नया क्वेश्चन है, तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं, जिससे सो दैट मैं आपको क्वेरीज को डिस्कस कर सकूं और आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर सकूं। सो विद दिस आप मुझे अब आज्ञा दीजिएगा, और मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूं। आपको आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम है, आपका टेस्ट है 29 जनवरी को, वो आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, कोई भी इशू है तो आप उसको मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।